आवाज आ रही है? बोलो। नमस्कार नमस्कार। हम्म, हाँ, अपन कल बात कर रहे थे द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। सबसे पहली बात, इसमें एक तो क्या होता है, आयन सोर्स होता है। आयन सोर्स से आयन कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उसकी 3 विधियां हम लोगों ने बताई। एक्चुअली ये जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसका एक दूसरा नाम भी है, बैनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसका दूसरा नाम क्या है? बैनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है। इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो है बैनब्रिज और एक है जॉर्डन। 2 साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया। जनरली इसका काम क्या है, डिफोक्शन का मीनिंग क्या है? डिफोक्शन का मीनिंग है, ये 2 तरह से फोकस करता है डिफोक्शन का। एक तो एक इसका फोकसन करेगा, दिशा का फोकसन करता है, ठीक है। एक इसके साथ साथ ये क्या करता है, ऊर्जा का फोकसन करता है। इसका मतलब 2 काम हो गए हमारे पास, एक ऊर्जा का फोकसन करेगा और एक दिशा का फोकसन करेगा। या फिर अगर अपन कहें कि ऊर्जा के बजाय अगर वेग का फोकसन करें तो ज्यादा बेटर है। ये वेग और दिशा 2 चीजों का क्या करेगा, फोकसन करेगा। अच्छा, आयन सोर्स, आयन सोर्स से अपन क्या निकालेंगे, आयन ले लेंगे। जिस भी परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात करनी है और उसका क्या बना लेंगे, आयन बना लेंगे, ठीक है। 3 चीजें हैं आयन में। एक तो अपने पास अगर क्षारीय धातु के आयन है, किसके, क्षारीय धातुओं के। क्षारीय धातुओं के आयनों को अपन क्या करेंगे, क्षारीय धातुओं के आयन उनके खनिजों को गर्म करने से मिलते हैं। किससे? खनिजों को गर्म करने से, ठीक है। अगर मान लो गोल्ड वगैरह जैसी हैवी धातुएं हैं या फिर भारी अगर धातुएं हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, विद्युत स्पार्क का यूज करते हैं, ठीक। एक अगर ऐसी कंडीशनों को हमारे पास गैसीय स्टेट में अगर परमाणु है और उससे अगर अपन को क्या चाहिए, आयन निकालना है। अगर गैसीय स्टेट के परमाणु से क्या निकालना चाह रहे हैं अपन, आयन निकालना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन, ठीक, विद्युत विसर्जन का काम होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें 2 फिल्टर यूज किए जाते हैं। एक तो किया जाता है बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर। एक तो क्या होता है, बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर से हमें क्या मिलता है, समान ऊर्जा के आयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, समान ऊर्जा के आयन। अच्छा, अब देखो सर जी, इसमें वो वैल्यू बताता है, वो कहता है कि ये जब बेलनाकार फिल्टर के बारे में जो अपन बात करते हैं, ये जो बेलनाकार फिल्टर है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। और यहाँ क्या लगा रहता है, 20 किलो वोल्ट का क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। और लगभग 25 सेंटीमीटर रेडियस वाली क्या होती है, एक सर्कल का भाग होता है, जिसमें से क्या लेते हैं अपन, बेलनाकार प्लेटें निकालते हैं, ठीक है। मान लो ये कंडीशन, ठीक है। ये जो एंगल होता है थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, पाई/√2। ये भी पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है, निम्न दाब 10⁻⁻6 mm ऑफ Hg के दाब पर क्या होता है, इसमें परमाणु को भेजा जाता है या आयन को भेजा जाता है। यहाँ क्या लगा रहता है, एक आयन सोर्स होता है, उस आयन स्रोत से आयन आता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, रेडियस है, ये आर का मान है। और लगभग 25 सेंटीमीटर होती है क्या, उसकी त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो समान ऊर्जा के आयन भी मिले लेकिन फिर भी विक्षेपण की स्थिति आ रही हो, मतलब क्या है कहने का, यदि समान ऊर्जा के
आयनों में भी विक्षेपण की स्थिति हो, क्या हो, विक्षेपण की स्थिति हो। अगर मान लो समान ऊर्जा के आयन भी क्या हो, विक्षेपित हो रहे हो, डिस्पर्सिव हो रहे हो, तो अपन क्या करते हैं, एक और फिल्टर यूज करते हैं जिसका नाम होता है संवेग फिल्टर। इसका नाम क्या होता है, संवेग फिल्टर। और ये संवेग फिल्टर 60 डिग्री के त्रिज्य खंडीय कोण, सेक्टर पर एंगल पर बना होता है। ठीक है, मीन्स आगे जो पोजीशन होती है लगभग 60 डिग्री एंगल पर, ये क्या लगा रहता है, एक एक चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू एक संवेग फिल्टर लगा रहता है जिसमें क्या होता है 60 डिग्री का त्रिज्य खंडीय कोण होता है। ठीक है, उसके बाद ये परमाणु क्या होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये जो आयन होते हैं कहां पहुंचते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचते हैं। ये काम होता है किसका, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का या फिर वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का। ठीक, जिससे क्या होता है, दिशा और वेग उन दोनों का क्या होता है, फोक्शन होता है। और ये बताता है इसके बारे में कि इसकी जो विभेदन क्षमता है, इसकी जो पेनेट्रेशन डेप्थ है, उसका मान लगभग 10⁴ होता है। ये क्या होती है, वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विभेदन क्षमता होती है। ठीक सर जी, ये इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर है। बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर क्या होता है, संवेग फिल्टर क्या होता है, वेग फिल्टर क्या होता है, इन सब के बारे में अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। बताओ जरा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आगे बात करते हैं अपन। बोलो जरा एक बार की। डायग्राम बताना है। अरे सर जी देखो, इसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जैसे मान लो आपके पास दो वृत्त हैं, उस वृत्त का एक भाग ले लेते हैं अपन। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये बेलनाकार भाग बना रहा है उसका। ठीक है, मींस अपन जब बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर बनाएंगे तो जिस वृत्त का भाग ले रहे हैं, तो उसकी जो प्लेट हैं, उसकी प्लेटों की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। एक बात। दूसरी बात, दूसरा क्या है, अपने पास जो अपन वोल्टेज यूज कर रहे हैं, अपन जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं वो लगभग 20 किलो वोल्ट, मतलब 20,000 वोल्ट का क्या होगा, वोल्टेज होगा। दो बात। तीसरी बात, निम्न दाब रहता है। निम्न दाब कितना, 10⁻⁻6 mm ऑफ Hg। ठीक है, और थीटा इक्वल टू π/√2 का क्या रहता है, एक त्रिज्य खंडीय कोण रहता है। उससे क्या बनता है, उससे बेलनाकार फिल्टर बनाते हैं अपन। ठीक है, अगर मान लो बेलनाकार फिल्टर से समान ऊर्जा के आयन तो हमें मिले ही मिले, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन हो कि ये जो समान ऊर्जा के आयन है फिर भी विक्षेपण की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो अपन क्या लगाएंगे, उसके बाद एक संवेग फिल्टर यूज करेंगे। अपन क्या यूज करेंगे, एक संवेग फिल्टर। ठीक है, और वो क्या होगा, वो 60 डिग्री का त्रिज्य खंडीय कोण होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगा होगा एक। ठीक है, उससे परमाणु क्या होगा, सीधे फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और नॉर्मली वेनब्रिज कहता है कि इसकी जो विभेदन क्षमता है, मींस पार्टिकल्स को विभेद करने की जो क्षमता है वो लगभग कितनी होती है, 10⁴ होती है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात की जाए। सुनो, अगला टॉपिक है हमारे पास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि, डबलेट मेथड। चलो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा मेथड है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो जरा एक क्वेश्चन के साथ इसकी बात करेंगे अपन। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की द्विक विधि, डबलेट मेथड ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सुनो सर जी, क्या मतलब है द्रव्यमान द्विक का। अच्छा सर जी सुनो, क्या मतलब है, देखो एक वर्ड आता है इसमें, उसका नाम होता है डबलेट।
उसका मतलब है द्रव्यमान द्विक। अच्छा, क्या कहता है? वो कहता है ऐसे दो यौगिक या ऐसे दो अवयव या ऐसे जो दो तत्व जिनके लिए m अपॉन एनी का मान, इसका मान m अपॉन एनी का मान एक समान हो, क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान। वो कहता है ऐसे दो तत्व या ऐसे यौगिक या ऐसे दो आयन, कुछ भी कह सकते हो अपन उसको, मीन्स वो कहता है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में दो आयन, क्योंकि अपन आयनों के बारे में बात कर रहे हैं, दो आयन जिनके लिए m अपॉन एनी का मान क्या हो? एक समान हो, उनको क्या कहते हैं अपन? द्रव्यमान द्विक कहते हैं। जनरली होता क्या है, ये जो द्रव्यमान द्विक हैं जब फोटोग्राफिक प्लेट पर डाले जाते हैं, किस पर डाले जाते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो ये दोनों द्विक बहुत कम अंतर वाली तीक्ष्ण रेखाओं के रूप में, शार्प लाइन के रूप में क्या होते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देते हैं। मीन्स अपना एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि द्रव्यमान दिकों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। जरा एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें कि मान लो द्रव्यमान दिक का उदाहरण क्या होगा, देखो जरा। जैसे मान लो C12H4 प्लस, ठीक, 8O16 प्लस। m अपॉन एनी का वैल्यू अगर इसके लिए फाइंड आउट करें, m अपॉन एनी का वैल्यू क्या होगा? देखो 12 और 4 कितना हुआ? 16 अपॉन एनी, चार्ज कितना है? 1। इसके लिए m अपॉन एनी क्या हो गया? जरा इसके लिए m अपॉन, अच्छा ऐसा करो, इसके लिए m अपॉन एनी निकाल लेते हैं पहले, एक मिनट। m अपॉन एनी का वैल्यू कितना हो गया? 16/1 कितना हो गया? 16। जरा इसके लिए देखो, m कितना है? 16, चार्ज कितना है? 1। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या कहलाती हैं? द्रव्यमान द्विक कहलाती हैं। ठीक है, चलो दूसरा देखो जरा, H21 प्लस, ठीक है। हमारे पास क्या है? 1H1 हाइड्रोजन के दो पार्टिकल हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है 1H2 प्लस, इसके लिए m अपॉन एन निकालो। देखो इसमें क्या है? 1H1 मीन्स प्रोटेरियम के कितने पार्टिकल हैं? दो पार्टिकल हैं। दो पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा? 2। चार्ज कितना है? 1। चलो इसके लिए निकालो, मास कितना है? m अपॉन एन फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, 2/1। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये वैल्यू भी कितनी आ गई? 2। इसका मतलब ये राशि भी किसका काम कर रही है? द्रव्यमान द्विक का काम कर रही है। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे मान लो O2 16 प्लस S32 प्लस, O2 16 प्लस S32 प्लस। जरा अपन क्या करें? m अपॉन एनी का मान फाइंड आउट करते हैं। करो भाई जरा, m अपॉन एनी इक्वल टू, देखो ऑक्सीजन के दो पार्टिकल हैं, कितना हुआ? 16 इंटू प्लस 16 32। चार्ज कितना है? 1। इधर देखो m अपॉन एनी, ये कितना है? 32/1। इसका मतलब ये जो दोनों राशियां हैं ये आपस में क्या कहलाती हैं? डबलेट कहलाती हैं, द्रव्यमान द्विक कहलाती हैं। ठीक है, चलो और देखो जरा एक और एग्जांपल। O416, ठीक है, O416, O412 और ये S32O16, ये भी प्लस, ये भी प्लस। ये कितने हो गए? m अपॉन एन इक्वल टू 48/1। ये कितना हो गया? m अपॉन एन इक्वल टू 32 प्लस 16, ये भी 48/1। इसका मतलब ये दोनों राशियां भी आपस में किसका काम करती हैं? द्रव्यमान द्विक का काम करती हैं।
तो जरा एक बार की बताओ, द्रव्यमान द्विक का मैटर समझ आया या नहीं आया? फिर आगे बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन के थ्रू इसके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे। बताओ जरा, द्रव्यमान द्विक का मैटर समझ आया या नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो सर जी, अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान द्विक से कई सारे पार्ट्स के वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे। जरा कैसे निकालते हैं, आओ जरा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है, उसने दे रखा है C12 H4 प्लस O16 प्लस इक्वल टू A, ठीक है, और इसका वैल्यू है 36.381 AMU। एक बात, दूसरा है कि क्या ये द्रव्यमान द्विक है, C412 प्लस इक्वल टू S32 O16 प्लस, इसको उसने दे रखा है B और इसका वैल्यू है 35.016 AMU, ठीक है। तीसरा देखो, एक पार्ट है अपने पास O216 प्लस S32 प्लस इक्वल टू C, और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो है 17.7543 AMU, ठीक है सर जी। और उसने और क्या दे रखा है, वो कहता है यदि C12 इक्वल टू 12 AMU हो, अगर C12 का वैल्यू कितना हो, 12 AMU हो, तब OS तथा H के मान बताओ। ठीक है सर जी, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, फिर आगे बात करते हैं अपन। और ये सारे के सारे मिली AMU हैं। अच्छा एक बात ये और ध्यान रखना, MAMU मतलब 10⁻³ AMU। देखो सर जी, अपने पास सिंपल सा काम क्या है, अपन को इनसे क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। हमारा काम क्या है, इनसे इक्वेशंस बनाने का काम है, ठीक है। देखो जरा कैसे सॉल्व करना है, इधर देखो, अपने पास एक इक्वेशन है C12H4, ठीक है, और ये क्या है O16 प्लस इक्वल टू A है। अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखने का एक तरीका होगा हमारे पास, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे C माइनस 4H, ये द्रव्यमान द्विक को सॉल्व करने का तरीका है। C4 माइनस 4H माइनस O इक्वल टू A। C की जगह उसने दे रखा है 12 है, या फिर अपन उसको ऐसे लिखते हैं, या 4H, ठीक है। चलो इसको C प्लस 4H करो, ऐसे C प्लस 4H माइनस O इक्वल टू A। अपन क्या करें, C को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 4H माइनस O इक्वल टू A माइनस C, या 4H माइनस O इक्वल टू A माइनस 12। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगला समीकरण देखो, ये कितना है, C4 है, इसका मतलब 4C माइनस S माइनस O इक्वल टू V, ठीक है। इसका मतलब माइनस के S माइनस के O इक्वल टू B माइनस 4C, या माइनस के S माइनस के O इक्वल टू B माइनस 4 इंटू 12 B माइनस 48। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखो जरा एक बात,
देखो सर जी, हाँ अरे नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा काम है इसमें। जरा अपन क्या कर रहे हैं, देखो अपने पास मान लो एक ये कंडीशन है C12H4 -O16। एक्चुअली ये इस पार्ट को माइनस की फॉर्म में यूज करता है। इसका मीनिंग क्या होता है, वो इसको एज ए माइनस फॉर्म यूज करता है। और जब इसको माइनस फॉर्म यूज करेगा तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस पार्ट को, इसमें कितने एटम्स हैं C+4H, इधर कितना है, एक ऑक्सीजन है, उसको मैंने लिख दिया C+4H -O = A। ठीक है, अपन ने क्या किया, 4H -O = A-C, इसको इधर प्रूव कर दिया क्योंकि उसने दे रखा है C का वैल्यू है 12 AMU। इसका मीनिंग 4H -O का वैल्यू आ गया A-12, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अगला सुनो, अगला पार्ट क्या है अपने पास, ये है, ये सब द्रव्यमान दिखे हैं, पहले भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं सबके बारे में। ये क्या है, मास डबलेट है, 4C -S -O = B। ठीक है, अपन ने क्या किया, -S = B -4C या B -12, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, S + O = 48 -B। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। जरा तीसरे को लिखते हैं, ये क्या है भैया, 2O -S = C। ठीक है, तो मेरे पास 3 इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मेरा काम क्या है, मुझे O, S और H के क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव कराते हैं इसको, 1 मिनट, हमें अभी जरूरत पड़ेगी ABC की, वो हम काम में ले लेंगे। देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ो भाई, देखो एस से तो एस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3O = ये O है, ध्यान रखना, 3O = 48 -B + C। ठीक है, अपने पास B और C के वैल्यू हैं। ठीक है, चलो 3, इसका मतलब O = 48 -B + C/3। ये तो 48 है, AMU में, माइनस B का वैल्यू कितना है भैया, 35.0164 × 10⁻³ क्योंकि ये मिली AMU है, प्लस C का वैल्यू 17.7543 × 10⁻³ इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं अपन, 0 = 48 माइनस, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 15.262 × 10⁻³ ठीक है, जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है O = 15.99 AMU के करीब आता है। तो ये किसका वैल्यू आया, ऑक्सीजन का, और लगभग ऑक्सीजन का वैल्यू होता भी कितना है, 16 AMU के करीब होता है, 16 AMU के करीब होता है। ठीक है, तो जरा बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, पहले तो फिर आगे बात करते हैं अपन। बोलो सर जी, सबको बात समझ आई या नहीं आई, आगे बात करें। देखो, अच्छा अपन दूसरी बात करते हैं, अपने पास एक दूसरा समीकरण है। ठीक है, समीकरण सेकंड से बात कर लेते हैं, या पहले समीकरण फर्स्ट से, O का वैल्यू आ गया ना अपने पास, चलो कोई बात नहीं, समीकरण फर्स्ट से ही बात कर लो। जरा इसको हटाना पड़ेगा, देखो क्या कहता है समीकरण 1, समीकरण 1 से
देखो समीकरण एक कहाँ है, ये रहा। 4h माइनस ओ इज इक्वल टू a माइनस 12। 4h इक्वल टू a माइनस 12 प्लस o अपॉन या h इक्वल टू बाई 4। ये काम कर सकते हैं? चलो भाई जरा वैल्यू देखो। a का वैल्यू कितना है, h इक्वल टू 36.381 इंटू 10⁻³ माइनस 12 प्लस ओ का वैल्यू कितना है 15.994 AMU, वैल्यू 4 AMU होता है अपॉन 4। तो h का जो वैल्यू आया कितना आएगा 36.381 इंटू 10⁻³ प्लस 3.994/4। ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, ये वैल्यू तो किसमें है, ये तो पॉइंट के बाद 0.036 बन जाएगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आता है h का 1.0079 AMU। तो इसका मतलब अपने पास एक तो ऑक्सीजन का वैल्यू आ गया 15.994 AMU, H का वैल्यू आ गया अपने पास 1.0079 AMU। ठीक है, अब अपन को वैल्यू निकालना है S का। चलो ऑक्सीजन का आ गया, हाइड्रोजन का आ गया, अब वैल्यू किसका निकाल लेते हैं, S का वैल्यू निकाल लेते हैं। जरा देखो इस बात को, कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो जरा फटाफट से। कोई प्रॉब्लम है? आगे बात करें, चलो देखो जरा एक बार की आगे क्या मतलब है इस सब का, सुनो। देखो भाई कौन से बात करते हैं, समीकरण 2 से। आओ जरा इधर, समीकरण 2 से क्या कहता है समीकरण 2, जरा सुनो काम की बात। कितना है, S प्लस O इज इक्वल टू 48 माइनस बी। अच्छा मेरे को S चाहिए, इसलिए S इक्वल टू 48 माइनस बी माइनस O। चलो भाई लगाते हैं, S इक्वल टू 48 माइनस बी का वैल्यू कितना है 35.0164 इंटू 10⁻³ माइनस ओ कितना है 15.994। इस पूरे पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 31.9720 AMU। तो S का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 31.9720 AMU। ठीक है सर जी, चलो। तो ये क्या है, ये द्रव्यमान द्विक की विधियां हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो S का वैल्यू कितना हो गया 31.9720 AMU। ये क्या है, ये द्रव्यमान द्विक का मेथड है। ओके सर जी, चलो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे बात करें, सुनो अगला टॉपिक है हमारे पास नाभिक का कोणीय संवेग। चलो जरा नाभिक के कोणीय संवेग के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो हमने किस किस के बारे में बात कर ली थी, एक तो नाविक के द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, नाविक का द्रव्यमान हो गया था हमारे पास, ठीक है। दूसरा नाविक का आकार हो गया था हमारे पास, ठीक है। तीसरा नाविक की त्रिज्या हो गई थी हमारे पास, ठीक है। चौथा नाविक का घनत्व हो गया था हमारे पास। चार चीजों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। पहली, अब पांचवें नंबर की बात अपन कर रहे हैं। पांचवा नंबर किसका है, नाविक का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाविक के कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। देखो भाई, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग दो तरीके का होता है, ये आपने पढ़ा। एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग और एक होता है चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है। जनरली पाउली ने बताया था इसके बारे में, एक साइंटिस्ट हुआ है पाउली, ठीक है। पाउली ने क्या किया, पाउली ने स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन किया। उसने क्या किया, किसी स्पेक्ट्रम पर बनने वाली जो रेखाएं हैं, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन किया, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अध्ययन के फलस्वरूप उसने किसके बारे में बात की, कोणीय संवेग के बारे में। और ये दो तरह का कोणीय संवेग बताता है। कितने तरह का, दो तरीके का। देखो, एक कहता है कक्षीय कोणीय संवेग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। एक दूसरा होता है चक्रण कोणीय संवेग। दूसरा क्या होता है, चक्रण कोणीय संवेग। इसको कहते हैं अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हमारे पास एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग, एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग का मतलब होता है किसी कक्षा में हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई पिंड है, वो क्या करे, किसी कक्षा में गति करे। या फिर दूसरे वर्ड में उसका मीनिंग ये होता है कि किसी बिंदु के सापेक्ष क्या करे, गति करे। या तो किसी कक्षा में गति करे या फिर किसी बिंदु के सापेक्ष गति करे, तो वो क्या होता है, कक्षीय कोणीय संवेग होता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इसको लिखने का जो तरीका है उसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, L इज इक्वल टू अंडर द रूट L इंटू L+1 H क्रॉस। यहां जो ये L है, इसको तो कहते हैं अपन कक्षीय कोणीय संवेग, और ये वाला जो L है, इसको कहते हैं अपन कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। इसको क्या कहते हैं अपन, कक्षीय कोणीय संवेग। अब सुनो जरा, इसमें भी एक काम की चीज क्या होती है, इसमें काम की चीज ये होती है कि अगर मान लो यदि ए का मान कैसा हो, सम हो, यदि ए का मान कैसा हो, सम, आपके पास कोई ऐसा परमाणु है जिस परमाणु के आप
कोणीय संवेग या ऐसा कोई नाभिक है जिसके कोणीय संवेग के बारे में डिस्कस कर रहे हो। अगर किसी नाभिक के कोणीय संवेग के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं और उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो है वो कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या में है, तो वो कहता है कि ये जो L का मान है वो क्या होता है, वो H क्रॉस का पूर्ण गुणा जाता है। ये शायद ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी, क्या आता है, पूर्ण गुणा जाता है। और अगर यदि A का वैल्यू कैसा हो, विषम हो, ऑड नंबर हो, A का वैल्यू कैसा हो, विषम हो, ऑड नंबर हो, तो उस कंडीशन में L का जो वैल्यू होता है वो H क्रॉस का क्या होता है, अर्ध पूर्ण गुणज, हाफ इंटीजर मल्टीप्लायर आता है, और ये क्या आता है, परफेक्ट इंटीजर मल्टीप्लायर आता है। तो एक तो काम की बात क्या, अगर सम संख्या में है एटॉमिक वेट तो L क्या आएगा, L का मतलब ये वाला है, ठीक है, और H क्रॉस का पूर्ण गुणज होगा, ये अंडर द रूट L, L प्लस 1 होता है, H क्रॉस अंडर रूट से बाहर है, और ये क्या होगा, H क्रॉस का अर्ध पूर्ण गुणज होगा। तो जरा सुने काम की बात, हमारे पास क्या है, नाभिक का कोणीय संवेग। जरा पाउली ने इसके बारे में बताया स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अध्ययन के फलस्वरूप। उसने कहा दो तरह का कोणीय संवेग होता है, एक होता है कक्षीय कोणीय संवेग, एक होता है चक्रण कोणीय संवेग। अपन जरा कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में बात कर रहे हैं। कक्षीय कोणीय संवेग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो पिंड किसी कक्षा में, नाभिक या पिंड किसी कक्षा में गति करे या फिर किसी बिंदु के सापेक्ष गति करे तो वो क्या कहलाएगा, कक्षीय कोणीय संवेग कहलाएगा, ठीक है। मतलब उस पिंड का किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए जो संवेग उत्पन्न होगा वो क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग है। उसका वैल्यू क्या होता है, L इक्वल टू अंडर द रूट L, L प्लस 1 H क्रॉस। और वो कहता है कि कक्षीय कोणीय संवेग, ये जो स्मॉल L है ये क्या होता है, कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या होती है, ठीक। चलो उसके मान के बारे में बात करो तो उसके दो तरह के मान होते हैं। अगर परमाणु भार, एटॉमिक वेट अगर कैसा है, सम संख्या में है तो H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है, और अगर वो A विषम संख्या में है तो वो H क्रॉस का अर्ध पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। बताओ जरा ये बात समझ आई या नहीं आई, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोलो, काम की बात, आगे बात करें जरा। सुनो क्या कहता है, देखो सर जी, दूसरा होता है हमारे पास चक्रण कोणीय संवेग। ये चक्रण कोणीय संवेग क्या कहता है, ये कहता है अगर मान लो कोई पिंड द्रव्यमान केंद्र की अक्ष के सापेक्ष क्या करे, गति करे या घूर्णन करे, तो ये जो चक्रण कोणीय संवेग है ये किसके कारण उत्पन्न होता है, अगर आपके पास कोई पिंड है और वो पिंड क्या करे, द्रव्यमान केंद्र की एक्सिस के सापेक्ष क्या करे, रोटेशन करे, ठीक है। या फिर अपन दूसरी बात कहें, कण स्वयं